हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? अ वेरी गुड इवनिंग रानी, राहुल, कपिल, क्षितिज, रवि, प्रियेश, कल्पना। अ वेरी गुड इवनिंग सोनल, रोशनी। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे सभी। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ, है ना। मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं। 10 सेकेंड और बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज की क्लास में मैं क्या कराऊंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको आज यहाँ पे कराने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बनते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे हिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए सभी लोग फटाक से। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपका ये रहा। क्वेश्चन सभी लोग रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है, मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन को। इन अ सिंक्रोनस जनरेटर, क्वेश्चन में बात में किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे जनरेटर के बारे में बात की जा रही है, मतलब अल्टरनेटर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना। एक अल्टरनेटर है, सप्लाइंग पावर, पावर को सप्लाई कर रहा है एट रेटेड वोल्टेज विथ जेडपीएफ लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब एक अल्टरनेटर है जो कि पावर सप्लाई कर रहा है रेटेड वोल्टेज पे और जो पावर फैक्टर वो लैगिंग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा एम्पियर टर्न इस, तो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा वो कैसा होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको आप कैसे करोगे? जैसे आपको अगर फेजर याद होगा, है ना, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको फेजर याद होगा, है ना, इसका अल्टरनेटर का। यहाँ पे होता था आपका फाइव एम मेन फ्लक्स और यहाँ पे होता था आपका ई इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पे क्या, जेडपीएफ लैग है, मतलब करंट आपका लैग करेगा, तो करंट आपका यहाँ पे है, आई ए इज हियर। जब आई ए यहाँ पे है तो करंट के सेम फेज में आपका फ्लक्स है, तो फाई ए भी यहाँ पे होगा। तो बताओ भाई आप सभी लोग यहाँ पे कि फाई एम और फाई ए यहाँ पे कैस किस नेचर पे हैं? डी मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, या ऑप्शन डी मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि फाई एम के जस्ट अपोजिट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाई ए है। मतलब हमारा जो नेचर होगा आर्मेचर रिएक्शन का लैगिंग केस में वो क्या होगा, हमारा डीमैग्नेटाइजिंग होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय अ सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड? एक सिंक्रोनस जनरेटर है, मतलब आपके पास क्या है, एक अल्टरनेटर। समझ में आई बात? आपके पास एक क्या है, अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर आपका क्या करता है? ये आपका एक्टिव पावर भी डिलीवर करता है और साथ में रिएक्टिव पावर भी डिलीवर करता है। इवन रिएक्टिव पावर को वो डिलीवर भी कर सकता है और इवन वो चाहे तो वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है ना। मतलब रिएक्टिव पावर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू करिए कंट्रोल? तो वो हम कंट्रोल करते हैं किसके थ्रू? एक्साइटेशन। हम एक्साइटेशन को चेंज करके हमारा अल्टरनेटर कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर करने वाला है, कितना करेगा, वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम बोलते भी है ना कि जब ई कॉस डेल्टा हमारा बराबर होता है, सॉरी ई साइन डेल्टा हमारा बराबर होता है किसके? वी के, मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन। जब ग्रेटर होगा तो ओवर एक्साइटेशन और जब लेस देन होगा तो उसको बोलते हैं आपका अंडर एक्साइटेशन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई हैं। आप लोग उससे क्लियरली बता सकते हो कि आप यहाँ पे एक्साइटेशन को चेंज करके, आप यहाँ पे एक्साइटेशन को चेंज करके क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर जो हमारा अल्टरनेटर डिलीवर करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ये क्वेश्चन अगेन आपके अल्टरनेटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सभी लोग रीड करेंगे। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग विथ 36 स्लॉट। आपको पता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है क्या, के डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन
एम गामा बाय 2 डिवाइड बाय एम साइन गामा बाय 2। पहली बात आती है यहाँ पे एम हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एम क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज। कितने स्लॉट है 36, कितने पोल है 4 बटा कितने स्लॉट पर पोल पर फेज 3 फेज है, तो कितना हो जाएगा 36/12 3 9/3 3। तो ये आपका m का वैल्यू तो आ गया, लेकिन अभी बात क्या चाहिए डेल्टा, यहाँ पे गामा। तो गामा आपका क्या होता है स्लॉट एंगल, जिसको हम बोलते हैं क्या P इंटू 180/s। इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास क्या P इंटू 180/s। कितने पोल हैं आपके पास 4 पोल, तो P इंटू 180 और स्लॉट कितने आपके पास 36। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। 9 36 ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो आपका गामा की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो साइन मल्टीपल साइन 60/2 मतलब साइन 30 डिवाइड बाय एम की वैल्यू कितनी 3 साइन 10। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो हम लोग यहाँ पे आंसर बोलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा साइन 30 डिवाइड बाय 3 साइन 10। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिए, है ना। इसको आप मिस आउट मत करिए। फिर से हमारे पास एक अल्टरनेटर का क्वेश्चन है, शायद से अल्टरनेटर ये, हाँ क्वेश्चन में अल्टरनेटर दिख रहा है हमको। रीड करते हैं क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोलिक टरबाइन, एक टरबाइन है, वो भी टरबाइन का नाम भी दिया कि कौन सी टरबाइन आपकी हाइड्रोलिक, हैविंग रेटेड स्पीड ऑफ 250 आरपीएम। मतलब उसकी जो रेटेड स्पीड है वो कितनी है 250 आरपीएम। इज कनेक्टेड टू अ सिंक्रोनस जनरेटर। उसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे सिंक्रोनस जनरेटर से। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड इन द जनरेटर इज। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपके पास टरबाइन है जो कि 250 आरपीएम पे घूम रहा है। इसको आपने कनेक्ट किया किससे अल्टरनेटर से। अब अल्टरनेटर को, क्योंकि ये 250 आरपीएम पे घुमा हुआ, तो अल्टरनेटर का भी कितनी स्पीड घूमेगा 250 आरपीएम से। जो सिंक्रो स्पीड होगी कितनी होगी 250 आरपीएम। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो आपको पोल बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है NS इक्वल्स टू 120F/P। तो लगा दो भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट। आपको क्या निकालना है P इक्वल टू 120, फ्रीक्वेंसी है 50 डिवाइड बाई स्पीड आपका 250। तो सॉल्व कर लो 5 का यहाँ पे हो जाएगा 24 5 120। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल, कल्पना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सोनल। चलो सभी लोग आंसर करिए ना। रोशनी आप आंसर नहीं कर रहे हो ना, आप भी आंसर करिए। कपिल आपने भी नहीं किया, मधु आपने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो बस सुनने से मजा नहीं आएगा यार, ट्राई करो ना, है ना। रेस में भाग लो, और अगर नहीं बनता तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर कंडक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज गिवन बाय। हमारे हमारे अल्टरनेटर में जो स्टेटर कंडक्टर होते हैं बिल्कुल होते हैं, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसकी डायरेक्शन हम किसके थ्रू बताते हैं। तो इसमें से दो चीजें आपको याद रखनी। एक तो आपको याद होगा फ्लेमिंग, लेकिन फ्लेमिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि फ्लेमिंग ने दोनों रूल निकाले, एक निकाला राइट हैंड और एक निकाला लेफ्ट हैंड। इसमें आप लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर कहां पर हो। तो याद रखना, जब कभी भी आपको ईएमएफ की डायरेक्शन बताना हो तब जाके आप यूज करते हो राइट हैंड, ठीक है। और जब कभी भी आपको मोशन की डायरेक्शन बताना हो, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन बताना हो, तब आपको यूज करते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, सभी लोग बताओ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और ये राइट हैंड रूल क्या बोलता है ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम पास में है। अगर आप लोग को कल कुछ डाउट हो तो आप लोग अपना
ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड में तीन चीज आपको याद रखनी, कौन कौन सा, थंब, ये आपका फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। समझ में आ गया। थंब हमेशा तथा मोशन की डायरेक्शन, अगर थंब आपका तथा मोशन की डायरेक्शन, और जो आपका फोर फिंगर है अगर वो बताता फ्लक्स की डायरेक्शन को, तो जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगा। यही हमारा होता है क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, एलपीएफ मेथड, ईएमएफ मेथड, जेडपीएफ मेथड, एमएमएफ मेथड। Which of the above methods are the correct of determination of voltage regulation of an alternator? अगर अपने अपने अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालना हो तो हम कौन कौन सी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आपको बता दूं मैं, उनमें से जो भी हमारी मेथड्स हैं उनमें से कहीं पे भी हमको एलपीएफ मेथड देखने को नहीं मिला, तो ये हमारी मेथड गलत है। बाकी ईएमएफ मेथड को बोलते हैं सिंक्रोनस मेथड या फिर ओपन सर्किट मेथड, जेडपीएफ मेथड भी हम जानते हैं, एमएमएफ मेथड भी हम जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मतलब कहां, मुझे लगता है ज्यादातर क्वेश्चन आपके अल्टरनेटर के हैं। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एन अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर है, सप्लाइंग अ लोड ऑफ 300 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग। एक अल्टरनेटर है, लोड से कनेक्टेड होगा, लोड को कितना पावर सप्लाई कर रहा है, 300 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग। अगर मैं, इफ द पावर फैक्टर इज रेज टू यूनिटी, अगर मैं पावर फैक्टर को यूनिटी कर दूं, हाउ मेनी मोर किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करना चाहूं तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को रिलेट करिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मग है, कॉफी का मग है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे कॉफी फिल करी, ठीक है, आपने यहाँ पे कॉफी फिल करी। जब आपने इसमें 60% कॉफी भर दी, कितना भरे, 60% कॉफी आपने फिल कर दी, तो ये 40% में क्या आ गया, झाग आ गया, तो कॉफी आपकी हो गई, भर गई। तो ये बोल रहा है कि एक आपके पास अल्टरनेटर है जो कि 300 किलोवाट पे 0.6 पावर फैक्टर पे लोड को सप्लाई, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपका जो 0.6 पावर फैक्टर है, मतलब ये कॉफी में 0.6 मतलब 60% का कॉफी है, 40% आपके पास क्या है, आपका झाग। लेकिन अगर बोला जाए कि मैं इस झाग को हटा दूं, अगर मैं, ये कितना था 300 किलोवाट नीचे वाला, लेकिन अब क्वेश्चन बोला है कि अगर मैं इसी कॉफी के मग में, है ना, पूरे झाग को हटा दूं, मतलब पूरा पूरा मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कॉफी। तो जो कॉफी रहेगी वो 300 किलोवाट से ज्यादा हो जाएगी कि आपका झाग पूरा हट चुका है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको याद रखना होगा पहले कैसे, फिर एक बार मैं आप लोग का आंसर देख लेता हूँ। किसी ने आंसर किया है इसको, अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया। देखो, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, आपको पता है कि हमारा जो अल्टरनेटर है कितना, 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे काम कर रहा है, ये आपको पावर दिया हुआ है। तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो अगर मुझे पावर दिया कितना, 300 किलो वाट, वी आई मुझे निकालना, तो वी आई मैं निकाल लूंगा, और यहाँ पे कॉस फाई किलो पता कितना, 0.6, तो यहाँ से वी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 के डिवाइड बाई 0.6, 10/6, 5/3, 500 किलो वाट। कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी 500 किलो एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए, कितना आ जाएगा 500 केवीए। अब आपको बताना है कि कितना पावर वो डिलीवर करेगा। तो आपका पावर फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब यहाँ पे कॉस फाई को कितना करना है आपको, यहाँ पे 1, क्योंकि आपने इसको यूनिटी बनाया है। तो कितना हो जाएगा पावर आपके पास, पी इक्वल टू वी आई को कितना, 500 केवीए, 500 के इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 500 किलो वाट। मतलब जब आपने पावर फैक्टर को यूनिटी कर दिया तो 500 किलो वाट हो गया, पहले कितना था आपके पास, 300 किलो वाट। तो कितना एक्स्ट्रा कर पा रहा है आपका, जो एक्स्ट्रा पार्ट आपका होगा कितना हो जाएगा, 500 किलोवाट माइनस 300 किलोवाट, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 200 किलोवाट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
समझ में आया सबको? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोग पहले आ जाएंगे केवीए में। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, केवीए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, what will be the peak value in ampere of the current used by a washing machine rated at 230 volt 16 ampere? एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, किसी भी चीज की रेटिंग हमेशा किस में होती है, आरएमएस में होती है। आपको निकालना है पीक वैल्यू, तो आपको मतलब वीएम निकालना है ना, और वीएम बाय रूट टू होता है आपका वी आर एम एस, और आपको यहाँ पे आर एम एस दिया हुआ है, तो वीएम कितना हो जाएगा, आर एम एस कितना 16 इंटू रूट टू। ऑप्शन शायद से डी ही होना चाहिए, बट एक बार तब भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। 16 इंटू रूट टू, 22.62, वेरी गुड। इसका आंसर होगा आपका क्या, डी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। when two capacitors are connected in series, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला लगता है क्या होता है, 1/c इक्वल इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो। लेकिन अगर रजिस्टर और इंडक्टर को करते हो सीरीज में, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, वो इंक्रीज होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग याद रखना, आर एल इनका सेम ग्रुप बनता है, और सी जी का सेम ग्रुप बनता है। मतलब जो फॉर्मूला रजिस्टर के लिए लगता है वो सेम फॉर्मूला इंडक्टर के लिए भी लगता है, जो सेम फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए लगता है वही सेम फॉर्मूला आपका जी के लिए भी लगता है। ठीक, डिपेंडेंट सोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपके जो डिपेंडेंट है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोल्ड सोर्सेस, डी। हाउ मेनी डिपेंडेंट सोर्स आर देयर, ऐसा सबको पता है भाई, कैसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चार। कौन कौन से, देखो आप इसको ऐसे याद रखो, दो प्रकार के हमारे पास सोर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास वोल्टेज सोर्स, एक होता है हमारे पास क्या, करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स में भी दो प्रकार की डिपेंडेंसी हो सकती है। मतलब एक अगर वो वोल्टेज डिपेंडेंट है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये होता है आपका करंट डिपेंडेंट। अगेन करंट सोर्स भी आपको दो प्रकार होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट और करंट डिपेंडेंट। तो कितने प्रकार के होंगे हमारे पास, चेक कर लो इसको, वी डी वी एस, सी डी वी एस, वी डी सी एस, सी डी सी एल। कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के, एक दो तीन चार। मुझे नहीं तक की बताने की जरूरत है, तभी मैंने बता दिया कॉमन सेंस के लिए, कि आपको बात पता होगी। अगर आप लोग ये सेशन मेरा देख रहे हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज आपको याद होगी, या आपको पता हो, कोई नई बात नहीं बताई मैंने। एनर्जी मीटर मेजर्स एनर्जी इन, जो आपका एनर्जी मीटर है वो एनर्जी को रीड करता है जूल में, किलोवाट में, किलोवाट आवर में, वॉट में। क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका जो एनर्जी मीटर है वो एनर्जी को किस में रीड करता है, वॉट विल बी द करेक्ट आंसर। जूल, जूल भी यूनिट होती है एनर्जी की, किलोवाट एनर्जी नहीं होती, किलोवाट आर भी होती है और वॉट भी होता है। तो आपको पता है, हाँ आपको पता है कि हमारे पास जो क्या होता है एनर्जी मीटर, वो हमारा एनर्जी को रीड करता है किसमें, यूनिट के फॉर्म में। और यूनिट का मतलब ही होता है क्या, 1 किलो वाट आवर। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी मीटर एनर्जी को रीड करता है इन यूनिट, मतलब किलोवाट आवर, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको पता है, मतलब रो की यूनिट बतानी है आपको। आप पता आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, है ना। आर की यूनिट होती है आपकी ओम, ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एल की होती है मीटर। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो मतलब ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, है ना, और लोग इस क्वेश्चन को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को देखो, बताओ सभी लोग, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, पहला दिया आपके पास I इक्वल्स टू वी आर, जो कि गलत है ना, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा दिया V प्रोपोर्शनल टू I, फिर दिया V इक्वल्स टू आई आर, और फिर लिखा आपके पास बोथ V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू आई आर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लगता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है? तो पहली बात बता दूं, ओम ने जो एक्चुअल में नियम दिया था वो बताया था करंट के बारे में, ओम ने वोल्टेज के बारे में नहीं बताया था, ओम ने करंट के बारे में, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये स्टेटमेंट दिया गया था ओम के द्वारा। मतलब इन दोनों बहुत डिफरेंस है, वी प्रोपोर्शनलिटी आई ये एक्चुअली रॉन्ग है, एक्चुअली हमारा करेक्ट क्या है, वी प्रोपोर्शनल टू, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू वी। अगर हम इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब वी इक्वल टू आई। अगर कोई पूछे कि करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो v इक्वल्स टू आई आर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट v प्रोपोर्शनल टू i, ये उतना करेक्ट नहीं, करेक्ट मतलब सही है लेकिन उतना करेक्ट नहीं माना जाए। ओम्स लॉ ये भी होता है, लेकिन करेक्ट फॉर्म पूछा गया, तो करेक्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना? ओ, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी रीड करते हैं, देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली आर, इस सर्किट में ये I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी बताना। यहाँ पे 6 एम्पियर। मैं क्वेश्चन को पढ़ा, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं किया, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ कि देखो I1 और I2 का सम 6 एम्पियर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू केसीएल, तो मेरा आंसर ए नहीं हो सकता, मेरा आंसर डी नहीं हो सकता। अब देखना, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ या ऑप्शन सी की बात करता हूँ, यहाँ पे 6 एम्पियर है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस मतलब I2 में करंट ज्यादा होनी चाहिए, I1 में कम, ऑप्शन सी। मजदूरी मत करने जाना कि आप बिल्कुल लग जाओ किसमें, 6 चौको 24/100 ऐसा लग रहा है, मतलब सिंपल सी बात है। ट्राई करो पहले किसके लिए कि कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड कर पाए, है ना। जरूरी नहीं कि आप I1 की वैल्यू निकालने बैठ जाओ, I1 इक्वल टू 6 × 2/6, तो 2 एम्पियर। इसमें से क्या हो कि ये तो आपने कर लिया, लेकिन अगर फॉर्मूला गलत, कहीं कॉन्सेप्ट गलत लग गया तो आप भटक भी सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना है कि अगर हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए अगर सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय v इक्वल टू v sin 200 sin 157t, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, देखो हम आपको बताता हूँ, v इक्वल टू क्या था, vm sin ओमेगा 2, यहाँ पे दिया आपका v इक्वल टू कितना, 20 sin 157t, मतलब यहाँ से क्लियर है ओमेगा इक्वल टू कितना आपके पास 157। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है 2 πf इक्वल टू 157, और आपको निकालना है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी, f इक्वल टू हो जाएगा 157 डिवाइड बाय 2 पाई, पाई कितना होता है 3.14, तो 157 डिवाइड बाय 6.28। रफ कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं, है ना। इसको लिखने वाला 150 और इसको मान लो 6, तो आपका आंसर 25 के आसपास आना चाहिए, ऑप्शन डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका, दैट विल बी डी। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही तो है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन, अरे ओके ओके, चेंज क्वेश्चन में चेंज है, सॉरी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे आपके पास, एवरेज वैल्यू, ये आपको दिया गया, आपको एवरेज वैल्यू बताना, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, I इक्वल टू 100 sin 340t। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी से,
तो हमारे पास जो पीक वैल्यू आई है वो कितना है आपका 100। दिस इज योर पीक वैल्यू। अब आपको बताना है यहाँ पे किसकी वैल्यू, एवरेज। एवरेज वैल्यू को पता है क्या होती है, आई एवरेज इक्वल टू 2IM/5, यही होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 100, 200/3, 0.14, 3 मान लो, तो 60 के आसपास आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स भी ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6×3=18। हाँ, ऑप्शन ए के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी कोई चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of total electric flux coming out of a closed surface। मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो आप वहीं पे पहुंच जाओ, उसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। उसमें से जो चार्ज या फ्लक्स हमारा बाहर जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो क्या बोलोगे, ये आपका बराबर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, सी होगा। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, जितना इस सरफेस के अंदर उतना ही तो बाहर जाएगा, है ना। समझ में आई बात, ऐसा थोड़ा ना कि ज्यादा हो जाए, वो हमेशा बराबर होगा। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उतना ही फ्लक्स तो आपका बाहर जाएगा, उससे ज्यादा कैसे जा सकता है, कॉमन सेंस की बात। यही कॉमन सेंस किसके द्वारा दिया गया था हमको, गॉस के बारे, इसको बोलते हैं गॉस लॉ। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होता है, D.ds, इंटीग्रल ऑफ D.ds इक्वल टू क्यू। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म, या फिर अगर आप कोई पॉइंट फॉर्म पूछे, गॉस के दो नियम होते हैं, एक होगा आपका क्या, इंटीग्रल फॉर्म, एक होता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या था, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो रो वी है इसको हम बोलते हैं आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डी होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और डेल आपका होता है यहाँ पे डेल ऑपरेटर, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस इन एन इंस्ट्रूमेंट मींस। हमारे इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस का मतलब क्या हो, हिस्टेरेसिस मतलब एक तरह से लैग, है ना। जैसे आपको पता होगा, जब मैं आपको मीटर्स पढ़ा रहा था, मेजरमेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था दो प्रकार के हिस्टेरेसिस हमको देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको एरर में कराया। एक होता है मैकेनिकल हिस्टेरेसिस, एक होता है इलेक्ट्रिकल हिस्टेरेसिस। इसमें क्या होता है, जितना भी आपने इनपुट दिया 10 एम्पियर, तो पॉइंटर आपका कितना रीड का 9 एम्पियर, दोबारा आप रीड करो तो 11 एम्पियर रीड करेगा। मतलब कभी कम रीड करता है, कभी नेक्स्ट टाइम आपका हाफ रीड करता है, मतलब ज्यादा रीड करता है। तो इसी को हम बोलते हैं आपका हिस्टेरेसिस। या फिर अगर हम बात करें मैकेनिकल हिस्टेरेसिस, तो हम देखते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, अगर मैं उसको खींचता हूं तो पहली बार तो ज्यादा खींच के आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, जब दोबारा करूंगा तो उतना जितना उसका इनिशियल पोजीशन था उतना वो रिकवर नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब कि अगर हम चारों स्टेटमेंट पढ़ें, द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड एंड देन रिड्यूस, उसमें जो चेंज हमको देखने को मिलता है, रीडिंग में चेंज देखने को मिला जब हमने इनपुट को पहले बढ़ाते हुए मेजर किया और डिक्रीज करते हुए मेजर किया और सेम इनपुट को रीड किया, तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है रीडिंग में। उसी को हम बोलते हैं आपका हिस्टेरेसिस। ये दोनों वजह से होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल रीजन भी होता है, इसको हम बोलते हैं बीएच कर्व। और उसका दूसरा रीजन होता है आपका क्या, मैकेनिकल हिस्टेरेसिस, जो कि स्प्रिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, एक बार क्वेश्चन रीड करो सभी लोग। व्हाट इज द मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ अ मटेरियल दैट हैज अ फ्लक्स दिया आपको और एमएफ दिया है। तो बड़ा सिंपल हो गया, फ्लक्स होता है आपका एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएफ कितना दिया आपके पास 180, और फ्लक्स कितना 125। सॉल्व कर लो यार, माइक्रो तो और 6 बन जाएगा ये। वन एट्टी डिवाइड बाय 1.44 इंटू 10 की पावर 6, मतलब
40, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। बहुत बढ़िया, सभी ने सही कर लिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही है ना, इतना ही हमको आज का डिस्कस करना था। आज के मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आप लोगों को, तो आई होप आपको सबको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, शॉर्ट नोट्स पढ़ते चलिए। और मैंने पावर स्टम के जो रिवीजन बूस्टर कोर्स में मैंने अपलोड किया, आप उसको भी देख लीजिएगा, है ना। पावर स्टम का शॉर्ट नोट्स पूरे 1-2 दिन पूरे अपलोड हो जाएंगे। 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 2-3 वीडियो और बच्चे वो भी आपके अपलोड हो जाएंगे पूरे के पूरे पावर स्टम के। तो अभी आपको कोशिश करना है कि जितने भी मैंने शॉर्ट नोट्स कराए हैं उनको पूरा पढ़ लो, बहुत जरूरी है। अभी के लिए शॉर्ट नोट्स करना बहुत जरूरी है, और इसी दिन के लिए बनाए गए हैं, इसी टाइम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो जितनी बार भी आप एग्जाम देने जाओ उसको आप जरूर पढ़ो, है ना, उसको आप स्किप नहीं करो, ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।